जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर जो 1 था इसमें हमने देखा था जो ओबीसी ग्रुप है इनके पास रिजर्वेशन किस तरीके से आया था, इस सब का हमने जवाब ढूंढा था। और साथ ही साथ हमने ये देखा जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आखिर ये बनाए क्यों जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, ये तीनों ही ग्रुप बनाए क्यों जाते हैं, इससे किस तरीके से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन उसको आसान कर सकते हैं। और ये जो पार्ट नंबर 2 रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है, आखिर किस तरीके से काम करता है, एक नए लोगों तैयार करता है। जो पार्लियामेंट है इसको कहा जाता है हिंदी में संसद। अब ये जो है इसका काम सिर्फ और सिर्फ है लॉ बनाना, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्टली लॉ बना देता है। ऐसा नहीं कि जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि देखो भैया अब जो भी इंसान एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल रहेगा, मतलब सीधे भाषा में जो टेररिस्ट रहेगा ना, उसकी हम जमीन को जब्त कर लेंगे। मान लो होम मिनिस्टर जो है उसने ये राय को रख दिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वोटिंग हो जाएगी और इस बिल को पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक कमीशन बनाएंगे, जैसे मंडल कमीशन था, वो जो कमीशन रहेगा वो अपनी रिपोर्ट रखेगा कि हाँ भैया कौन से इंसान को हम कहेंगे कि हाँ भैया ये एंटी इंडिया है, और साथ ही साथ अगर वो हमने पकड़ लिया कि हाँ ये एंटी इंडिया है तो उसकी ज़मीन को जब्त करेंगे, इसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, राइट टू वोट छीन लिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं पूरा एक पेपर है, ये सब तैयार करके रख दिया जाएगा और ये होगा ड्राफ्ट। अब इस ड्राफ्ट के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा, कौन सा पॉइंट हमको फॉलो करना है, कौन सा हटाना है, और फिर वो जो रहेगा ये बन जाता है यहाँ पर हमारा एक्ट। तो यहाँ तक चलो ठीक है, जो पार्लियामेंट है उसका काम है लोग को बनाना, लेकिन पार्लियामेंट ही क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि हम जो जितने भी लोग हैं सब बैठ के यहाँ पे डिसाइड कर ले कि हाँ क्या लोग बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। डेमोक्रेसी चाहिए ना, डेमोक्रेसी मतलब जनता जो है फैसला कर लेगी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि आबादी 40 करोड़ है, 140 करोड़ की आबादी को आप कहाँ बैठाओगे? कौन सा गांधी मैदान इतना बड़ा है कि 140 जो करोड़ है वो लोग एक साथ बैठ जाए, डिस्कशन हो पाए? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इंडिया है या फिर जो भी आप कह सकते हो जो भी डेमोक्रेटिक नेशन है ना, आबादी की ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पर फॉलो किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है जो जनता रहेगी वो कुछ एमपीज को इलेक्ट करेगी, उनको चुनेगी और वो लोग जाके बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर, और इनका काम रहेगा एक लोगों को बनाना। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक पार्लियामेंट होता है, इंडिया का न्यू दिल्ली के अंदर है, रशिया का मॉस्को के अंदर है, चाइना का बीजिंग के अंदर है, उसी तरीके से जो पार्लियामेंट होता है उसका काम है पूरे देश के लिए अपना लोगो बनाना। इंडिया का न्यू दिल्ली के अंदर है। वैसे स्टेट जो होता है वहाँ पर भी उनके पास असेंबली होती है, इसका नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका काम होता है कि ये लॉ बनाए, सिर्फ और सिर्फ अपने जो रीजन है, जो स्टेट रीजन है ना, उस एरिया पैसिफिक के लिए अपना लॉ बनाए। तो इससे क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, जो स्टेट है अपना गवर्न हो रहा है आसानी से। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि यहाँ पे करेंसी कैसी होनी चाहिए, करेंसी का आवागमन कैसा होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना वहाँ पर हमारी जो पार्लियामेंट है वो देश को रिप्रेजेंट कर देती है। इस तरीके से यहाँ पे काम चल जाता है। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना इसका नाम अलग अलग होता है। चाइना के अंदर इसको कहा जाता है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, रशिया के अंदर डूमा कहते हैं, जर्मनी के अंदर रिस्टैग कहते हैं। तो इस तरीके से जो नाम है वह वेरी कर सकता है, लेकिन मेन काम इनका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करे, जो वहाँ के एमपीस है वो इलेक्ट होकर वहाँ पे आके बैठ जाए, इतना मेन का काम होता है। अब जो पार्लियामेंट होता है, जो एमपीस होते हैं ना, ये लोग एक्सरसाइज करते हैं मेन पावर को ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब जो आम लोग होते हैं वो लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वहाँ पर जाके वो लोग बैठते हैं, काम क्या करते हैं, वहाँ पर नए नए लॉज बनाते हैं। जब संविधान बनाया गया था 1950 के अंदर, तब आईटी नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था। तब अगर अब कोई लॉ बनाना है इंटरनेट को लेकर तो अब यहाँ पर एकदम नया लॉ बनेगा क्योंकि पहले तो लॉ था नहीं। अगला है चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉज, कोई पुराना लॉ बन रखा है लेकिन वहाँ पर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि समाज बदल रहा है, रिक्वायरमेंट बदल रही है। पहले जो था वो ट्रांसजेंडर को वैल्यू दी नहीं गई थी, लेकिन अब हमने एकदम साफ साफ कहा है कि हाँ भैया जो ट्रांसजेंडर रहेंगे उनके पास भी इक्वल राइट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया है, पुराने जो लॉज हैं उनको हटाना पड़ता है, उनके बदले नए लॉज को लेकर आना पड़ता है क्योंकि समाज बदल रहा है, नए नए लॉज को ऐड करना पड़ता है, पुराने जो लॉज हैं उनको हटाना पड़ता है। अब जो पार्लियामेंट होती है पूरा एक्सरसाइज जो होता है गवर्नमेंट का पूरा करती है, पूरा जो गवर्नेंस है वो देखती है। अब जो इंडिया जैसी कंट्री है, जो अमेरिका जैसी कंट्री है, जहाँ पर पार्लियामेंट ही सब कुछ है, जहाँ पर जनता ही सब कुछ है, वहाँ पर जो मेन पावर होती है पार्लियामेंट के हाथ में होती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जहाँ पर जो पार्लियामेंट होता है वो सिर्फ नाम के लिए होता है। चाइना हो गया, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है, नाम के लिए पार्लियामेंट है। रशिया के अंदर नाम के लिए पार्लियामेंट है, लेकिन पूरी पावर किसके हाथ में? पुतिन के हाथ में पूरी पावर है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल हमें चलता रहता है और आर्मी का ही इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी। तो वहाँ पर एक इस तरीके आप नहीं कह सकते कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सही तरीके से गवर्न कर पाएगी। जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह से काम कर रही है क्योंकि वहाँ पे एक फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, अमेरिका, यूरोप जो है, जो प्योरली डेमोक्रेटिक आइडियाज पे चलती है ना, वहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरा कंट्रोल रहता है एक पार्लियामेंट का। अब आगे क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है इसका पूरा कंट्रोल होता है मनी के ऊपर भी, कितना पैसा हम कितना टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स को हम कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे ना, यह पूरा का पूरा फैसला जो होता है पार्लियामेंट कर लेता है।
अब आगे क्या है, जो पार्लियामेंट है हमारा उसको हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, दो हाउसेस बना रखे हैं, फिर दो चैम्बर जैसे बोल सकते हो वो बना रखा है। जो लोकसभा रहता है वो जो मेन एक्सरसाइज है पावर का वो यूज़ करता है, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो सीधा इलेक्ट किए जाते हैं बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। वहाँ पे बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो यहाँ पर बीच में, आप जैसे राज्यसभा जो है एक यहाँ देखते हैं, ये भी हमने पेज बांट दिया, ये है लोकसभा यहाँ पर। तो लोकसभा के अंदर क्या होता है, जो जनता है ना, बहुत सारी जो जनता है यहाँ पे, बहुत सारे जो लोग हैं, ये सब वोट डालते हैं एमपीज़ को, और ये एमपी जो है देश को चलाते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो है खर्चा अलग होता है, जो बहुत सारे सिटीजन्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं ये सब वोट डालते हैं एमएलए को, जो उनका स्टेट असेंबली जो होता है उसके एमएलए को, और फिर ये एमएलए चुनते हैं एमपीज़ को, और फिर ये एमपी देश चलाते हैं। तो यहाँ पर बीच में एक ऐसे इंसान आ रहा है जो बीच में आप बिचौलिया कह सकते हो, बिचौलिया की तरह बीच में यहाँ पे आ रहा है। इस वजह से आप कैसे, जो मेन पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है। जो राज्यसभा होता है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, हमने देखा बीच में एमएलए आता है, फिर एमएलए एमपी को चुनता है। जो राज्यसभा होता है उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से निकल कर आते हैं, मतलब स्टेट में एमएलए चुनता है उनको। और जो लोकसभा होता है वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, जो एमपी होते हैं ना, वो सीधा जो सिटीजन्स होते हैं उनको चुनकर भेजते हैं, इसलिए बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल्स, मतलब जो जनता है उनके द्वारा सीधा चुना हुआ। जो राज्यसभा होता है उसको कहा जाता है अपर चैम्बर, और जो लोकसभा होता है उसको कहा जाता है लोअर चैम्बर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोअर चैम्बर मतलब उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस तरीके से नहीं होता है। ये एक ओल्ड स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज था कि हाँ भैया ये अपर चैम्बर लोअर चैम्बर ऐसा बस नाम रख दिया गया, इसके पीछे भी कारण था। अब जो होता है ना लोकसभा जो होता है, जो यहाँ पे लोकसभा रहेगा, इसका रंग होता है ग्रीन। अब ग्रीन ये दिखाता है जो वहाँ के एमपीज है ना वो एकदम ग्रास रूट्स जो लेवल है, जो जमीन है वहाँ से चिपके हुए हैं, तो ये जो ग्रीन कलर है इसको रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पर जो राज्यसभा होता है इसका कलर होता है रेड। पहले जो ये राज्यसभा था यहाँ पर जितने रॉयल फैमिली के लोग थे वो बैठा करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम पीरियड, अंग्रेजों के जो शासन था ना उस वक्त, जो यहाँ पे रॉयल फैमिली थी ना वो यहाँ पर बैठा करती थी, उसको रिप्रेजेंट करता है रेड कलर की, हाँ भैया रॉयल फैमिली है। लाल जो था वो रॉयल फैमिली का रंग था, लेकिन आज तो जो रॉयल फैमिली है वो तो है नहीं, तो वहाँ से जो रंग है ग्रीन और रेड ये भी निकल कर आया। और जो फिर जो अपर चैम्बर था ना ये भी इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर रॉयल फैमिली बैठा करती थी, और ये डाउन लोअर चैम्बर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब समझते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से बांटा जाता है। अब जो पार्लियामेंट होता है इन दी मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसको हम लोग बांट देते हैं लगभग दो हिस्सों में बांट देते हैं। हर कंट्री के अंदर दो हिस्से होते हैं लगभग। कारण क्या है, अगर यहाँ पर मान लो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा हो, लोकसभा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सीधा मेजोरिटी जिसको मिली है पार्टी को, वो पार्टी जो मर्जी वो बिल पास कर देगी यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर मेजोरिटी इसको नहीं मिली तो गठबंधन रहेगा, कोलिशन गवर्नमेंट रहेगी, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर मेजोरिटी मिल गया तो जो मन में आई कर देगा। अगर यहीं पर हम एक और बना दे राज्यसभा, तो यहाँ पर जो मन में वो नहीं कर सकता, क्योंकि बिल यहाँ भी तो पास होगा। अगर बिल अच्छा है तो इनको पास करना पड़ेगा, बिल बेकार तो बिल यहाँ पास होगा ही नहीं। तो इस वजह से एक चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पर दो हमने ग्रुप बना देते हैं। इसको कहा जाता है चैम्बर कहते हैं, हाउस कहते हैं, इस तरीके से हमने नाम इनका रख दिया है। अब इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो माना जाता है कि हाँ भैया पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। क्योंकि बिल अगर आप पास कर देते हो पार्लियामेंट के अंदर से, उसके बाद राष्ट्रपति जो होते हैं सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर के बाद वही जाके बिल बनता है एक्ट, और बिल एक्ट बनने के बाद ही आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन द ग्राउंड लेवल। अब आगे क्या है सवाल रहता है, बड़ा ही छोटा सा एक सवाल है कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, मतलब देखना ज़्यादा पावरफुल है कौन। तो यहाँ पर जो अपर चैम्बर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोअर चैम्बर जो ये वर्ड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमने ओल्ड लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग है, हमने ना ही तो संविधान में यूज़ नहीं किया इस वर्ड का, क्योंकि हमको मालूम है जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो कहीं गलत ना समझे इसका मतलब कि ज़्यादा पावरफुल कहीं राज्यसभा तो नहीं है। इसी वजह से संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, दोनों ही के पास, दोनों जो हाउसेज है, चैम्बर्स हैं, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। जो सभा होता है इसके पास स्टेट को लेकर ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि हाँ भैया स्टेट ने चुन के भेजा है, स्टेट के लिए वो काम करेंगे, तो स्टेट के लिए ज़्यादा पावर उनके पास होती है। और वहीं पर जो लोकसभा होती है इनके पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती है एक पूरे देश को लेकर कि हाँ भैया क्या काम यहाँ पर होगा, उसको लेकर ज़्यादा इनके पास ताकत होती है लोकसभा के पास। लेकिन जो लोकसभा है ज़्यादा पावरफुल है कैसे। अब देखो कोई बिल यहाँ पर निकल कर आया कि हाँ भैया हमको जो बिल है ये बिल पास करना है, लेकिन बिल गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लेकिन बिल जो था फंस गया, पास हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर एक जॉइंट सेशन होता है जहाँ पर एक मीटिंग के अंदर राज्यसभा के लोग भी बैठते हैं और लोकसभा के लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी में होते हैं वो होते हैं लोकसभा, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। तो यहाँ पर बिल पास वो होता है जिसको सपोर्ट करता है लोकसभा। तो यहाँ पर फायदा किसको मिलता है, जॉइंट सेशन के अंदर लोकसभा को ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलती है लोकसभा को। अब आगे क्या होता है, जो मनी रिलेटेड बिल्स होते हैं कि हाँ भैया कितना पैसा हम कौन से राज्य को देंगे, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए राज्यसभा की यहाँ मर्जी भी नहीं चाहिए। जो लोकसभा होता है वो जितने मनी रिलेटेड बिल्स होते हैं उसको अपनी मर्जी से पास कर सकता है, और जो राज्यसभा होता है इसमें कोई रुकावट नहीं बनेगा, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। चाहे तो
या फिर क्या होता है वो बिल आया है राज्यसभा के पास, 14 दिन तक उसको रख ले अपने पास कि हाँ भैया सोच रहे हैं अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं, बस 14 दिन तक रखो, उसके बाद वो बिल पास करना पड़ेगा। या फिर एक और काम कर सकते हो, बिल को वापस भेज दो एक बार के लिए, बस एक बार आप बिल वापस भेज सकते हो और बोलो कि एक बार देख लो ये बिल, मुझे लगता है कि इसमें कमी है, इसे आप ठीक कर दो। ठीक किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, अगली बार ये बिल अपने आप पास हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिलता है लोकसभा को। और साथ ही साथ जो लोकसभा होता है इनके पास एक और पावर होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने की। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, मेजोरिटी जिसको मिल जाती है वो बन जाता है पीएम। अब यहाँ पे एक और बार चेक होता है कि क्या पीएम के पास यहाँ पर मेजोरिटी है, तो दोबारा वोटिंग होती है कि हाँ भैया वोटिंग कर लो, मेजोरिटी किसके पास है। अगर यहाँ पे जो एमपी है मुकर गया पीएम को वोट देने से कि नहीं भैया मैं तो वोट मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो पीएम है उसकी सरकार गिर जाएगी, उसको क्विट करना पड़ेगा और यहाँ पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो लोकसभा होती है उसमें ज़्यादा पावर्स होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।